दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। मिट्टी की सौंधी सी खुशबू वाला एक छोटा सा गांव, और उस गांव के एक किनारे पर रहती थी एक बुजुर्ग विधवा महिला। नाम था उसका सावित्री। उम्र की ढलती सांझ, चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में अब भी बेटे के लिए उम्मीद की किरण। उसका एक ही सहारा था, उसका इकलौता बेटा अर्जुन, 16-17 साल का जवान लड़का, मासूम, जिंदा दिल, मगर जिम्मेदारियों से बेखबर। सारा दिन गांव की गलियों में घूमना, शरारतें करना, खेल कूद में मस्त रहना, लेकिन ना कोई काम, ना कोई सोच। सावित्री दिन भर खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घर झाड़ू पोंछा, जो भी कमाती पहले बेटे को खिलाती, खुद भूखी रह जाती। हर रोज ममता भरे लहजे में समझाती, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, कुछ काम कर, वक्त मत बर्बाद कर। लेकिन अर्जुन के लिए जैसे ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब ये बेफिक्र लड़का अचानक जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया जहां बचपन की मस्ती और जवानी की जिम्मेदारी टकरा गईं। उस दिन अर्जुन जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर इमलियां तोड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में खोया हुआ। तभी दूर से धूल उड़ी, घोड़े दौड़े और कुछ घुड़सवार दिखाई दिए। काले कपड़े, डरावने चेहरे, हाथों में चमकती तलवारें। अर्जुन की सांसें रुक गईं। वो डाकू थे और गांव की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने जल्दी जल्दी इमलियां अपनी जेब में भरीं और फुर्ती से पेड़ से उतरकर दौड़ पड़ा। जब वह गांव में पहुंचा तो देखा जमींदार का मकान धू धू कर जल रहा था। लोग बदहवास खड़े थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। पूछने पर पता चला कि डाकुओं ने जमींदार का घर लूट लिया है। हजारों की नकदी, जेवर और सामान लेकर भाग गए और जाते जाते वहां काम करने वाली एक नौकरानी को मार डाला, क्योंकि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर अर्जुन के दिल की धड़कन थम सी गई। उसकी मां भी तो अक्सर जमींदार के घर काम करने जाती थी। वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसका दिल बैठ गया। उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन का कलेजा कांप गया, आंखें भर आईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। अब उसकी मां नहीं थी, अब उसे कोई प्यार करने वाला, दुलारने वाला, खाना खिलाने वाला नहीं बचा था। मां की मौत के बाद उसे पहली बार उस मां की ममता का एहसास हुआ, जो अब हमेशा के लिए उससे छिन चुकी थी। कुछ दिनों तक वो गांव में यूं ही भटकता रहा। किसी ने उसके सिर पर हाथ तक नहीं रखा, किसी ने खाना तक नहीं पूछा। फिर एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर उसने फैसला लिया कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगा। अगली सुबह भीगी आंखें और भारी दिल के साथ वो उठ खड़ा हुआ और उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां से डाकू आए थे, क्योंकि वहीं से शहर का रास्ता जाता था। जैसे ही वो गांव की सरहद पार कर रहा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने से आता दिखाई दिया। उसके पास भारी भरकम सामान था जिसे वो बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। उस आदमी ने अर्जुन को देखकर आवाज दी, बेटा जरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दूंगा। अर्जुन सुबह से भूखा प्यासा था, लेकिन फिर भी उस अनजान आदमी का सामान अपने सिर पर रखकर चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद जब वे उसके घर पहुंचे तो उस आदमी ने न सिर्फ उसे कुछ पैसे दिए, बल्कि एक पैकेट भी थमाया जिसमें रोटियां और आलू की सब्जी थी। अर्जुन ने उसका आभार व्यक्त किया और भोजन ले लिया, और वो आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नीम का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक पुराना कुआं भी था। उसने वहीं रुककर पैकेट खोला। अंदर कुछ पराठे और आलू की सब्जी थी। अर्जुन ने कुएं से पानी निकाला और पेड़ की छांव में बैठकर खाना शुरू कर दिया। अभी उसने थोड़ा ही खाया था कि एक दुबला पतला कुत्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया और पूंछ हिलाने लगा। अर्जुन ने रोटी और थोड़ी सब्जी उसके सामने रख दी, जो उसने चाव से खा ली। इस तरह अर्जुन एक कौर खुद खाता और एक उसे देता। दोनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया और फिर अर्जुन ने पानी पिया। उसके बाद कुत्ते को भी पिलाया। खाना खाने के बाद अर्जुन के शरीर एक नई जान आ गई। थकान कुछ कम हुई और उसके अंदर फिर से चलने की हिम्मत आ गई। थोड़ी सी रोटी और सब्जी बच गई थी, जिसे उसने फिर से पैकेट में बांध लिया और जंगल की तरफ चल दिया। पीछे देखा तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। अब उसे अकेलापन नहीं लग रहा था, जैसे कोई साथी मिल गया हो।
दोनों जंगल की पगडंडी पर करीब 1 घंटे तक चलते रहे। तभी एक जगह पर अर्जुन को घनी झाड़ियां दिखीं। वहां पहुंचते ही कुत्ता रुककर भौंकने लगा। अर्जुन भी पास गया और झाड़ियों में झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक खूबसूरत घोड़ा झाड़ियों में बुरी तरह उलझा हुआ है और उसकी पीठ पर कपड़ा पड़ा हुआ था। किसी तरह झाड़ियों को हटाते हुए अर्जुन अंदर गया और काफी कोशिश के बाद उस घोड़े को आजाद कराया। घोड़ा भूखा लग रहा था। बाहर आते ही उसने हरी घास खाना शुरू कर दिया। अर्जुन सोच में पड़ गया कि इतने घने जंगल में खूबसूरत घोड़ा आखिर यहां कैसे आया। उसने उसकी लगाम पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर उसे एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। उसने झुककर वो तलवार उठाई और गौर से देखने लगा। तलवार राजसी लग रही थी और उसे महसूस हुआ कि शायद इसका उस घोड़े से कोई संबंध है। उसने तलवार अपने पास रख ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और चलने पर कुछ कपड़े के टुकड़े रास्ते में पड़े मिले। कपड़े भी कीमती थे, लेकिन उन पर जगह जगह खून के धब्बे थे। उसने वो कपड़े भी समेटकर घोड़े की पीठ पर रख लिए और अपने रास्ते चल पड़ा। दोपहर हो गई थी और उसे फिर से भूख लगने लगी थी। संयोग से थोड़ी दूरी पर उसे एक नदी दिखाई दी। वह वहीं रुका, पैकेट खोला और बची हुई रोटियां और सब्जी निकालकर खाने बैठ गया। कुत्ता उसके पास था और घोड़ा पास में ही घास खा रहा था। कुछ रोटियां खाने के बाद अर्जुन पानी पीने के लिए नदी किनारे झुका ही था कि अचानक पास की झाड़ियों में से जोर की आवाज आई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा तो एक भयानक और खतरनाक शेर झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांसें तेज हो गईं। सामने से शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो डर के मारे उस जगह की ओर भागा जहां तलवार रखी थी। लेकिन अब भी वो तलवार तक पहुंच भी नहीं पाया था कि शेर ने छलांग लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी उसका साथी कुत्ता, जो अब तक उसके साथ चल रहा था, अचानक सामने आकर शेर के रास्ते में खड़ा हो गया। कुत्ते ने बिना कुछ सोचे अपने दोनों पंजे शेर के खुले हुए जबड़ों में डाल दिए। शेर ने उसे जोर से झटका और दूर फेंक दिया, लेकिन वो बहादुर कुत्ता फिर दौड़कर शेर के सामने आ गया। इस बार शेर ने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली, मगर तब तक अर्जुन ने तलवार उठा ली थी। शेर जैसे ही कुत्ते को गिराकर पलटा, अर्जुन ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर तलवार का वार कर दिया। तलवार गर्दन में गहराई तक उतर गई। शेर की डरावनी चीख जंगल में गूंज उठी। अर्जुन ने बिना रुके दूसरा वार किया और इस बार शेर की गर्दन पूरी तरह कटकर अलग जा गिरी। शेर का भारी भरकम शरीर जमीन पर गिरा और शांत हो गया। अर्जुन कुत्ते के पास गया और उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो वही कुत्ता था जिसे उसने बस 2 टाइम की रोटी खिलाई थी और उस रोटी के बदले उसने जान दे दी। अर्जुन ने प्यार से उसे देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद कहा। फिर वो शेर का कटा हुआ सिर उठाकर वहां गया जहां घोड़ा घास खा रहा था। उसने एक कपड़े की मदद से शेर का सिर घोड़े की पीठ पर मजबूती से बांधा और लगाम पकड़कर आगे बढ़ने लगा। दोपहर अब ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ झुक रहा था। अर्जुन तेजी से कदम बढ़ा रहा था। काश उसे घुड़सवारी आती तो वो घोड़े पर सवार होकर जंगल जल्दी पार कर लेता। तभी चलते चलते 1 घंटे के बाद अचानक उसके सामने ऊपर से कुछ गिरा। पहले तो वो डर कर पीछे हट गया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो एक बाज पक्षी था जो काफी बड़ा और शक्तिशाली। उसकी एक टांग से खून बह रहा था। शायद चोट लगी थी और दर्द की वजह से वो बेहोश हो गया था। अर्जुन ने उसे उठाया, घाव की साफ सफाई की और अपनी पोटली से एक कपड़ा निकालकर उसकी टांग पर पट्टी बांध दी। फिर बाज को संभालकर अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ गया। अब शाम हो चुकी थी। अंधेरा फैलने लगा था। वो शहर के पास तो पहुंच गया था, लेकिन आबादी अभी दूर थी। अर्जुन सोच रहा था कि रात कहां गुजारे। तभी उसे दूर से एक आदमी बैठा नजर आया। उसके पास एक बंदर था। अर्जुन थोड़ा और पास गया और ध्यान से देखा। वो एक बूढ़ा कमजोर सा इंसान था। बंदर की रस्सी उसके हाथ में थी। लगता था ये कोई मदारी है जो खेल दिखाता है। अंधेरे में अकेला बैठा देखकर अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ। वो उसके पास गया और बोला, बाबा, इतनी रात को यहां अकेले क्यों बैठे हो? बूढ़े आदमी ने थकान भरी नजरों से अर्जुन को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, बेटा,
सीने में बहुत तेज दर्द उठा था तो यहीं आकर बैठ गया। अर्जुन ने कहा, बाबा आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, तू क्यों तकलीफ करेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है बाबा, जब तक आपके सीने का दर्द ठीक ना हो जाए मैं यहीं आपके पास बैठता हूं। इतना कहकर अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उस बूढ़े मदारी ने जब अर्जुन को पास बैठते देखा तो उठने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने फौरन उसका हाथ थामकर सहारा दिया और अपने कंधे पर टिकाकर उसे धीरे धीरे चलाने लगा। बूढ़े ने जो रास्ता बताया उसी ओर वो बढ़ते रहे। करीब 15 मिनट के बाद कुछ झोपड़ियां नजर आईं, जिनमें से एक में वो बूढ़ा रहता था। अर्जुन ने उसे झोपड़ी के अंदर ले जाकर एक पुरानी सी चारपाई पर लिटा दिया। घोड़ा और बाज भी उसके साथ ही आ गए थे और बंदर बूढ़े के इशारे पर चलते चलते वहीं पहुंच गया। अर्जुन ने बंदर को एक खूंटी से बांध दिया और फिर बूढ़े के पास बैठ गया। उसने पूछा, बाबा ये दर्द आपको पहले भी हुआ है क्या? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, हां बेटे, 2-3 बार पहले भी हो चुका है। अर्जुन ने हमदर्दी जताते हुए पूछा, आपने इसका इलाज करवाया? बूढ़े ने जवाब दिया, हां, यहां के एक वैद्य जी ने कुछ गोलियां दी थीं, जिससे 2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन अब फिर से यह दर्द उठ गया और दवा भी खत्म हो गई है। अर्जुन ने कहा, आप उनका नाम और पता बताइए, मैं अभी जाकर दवा लेकर आता हूं। बूढ़े ने जो पता बताया उसे याद रखते हुए अर्जुन ने बाज को एक कोने में सुलाया, घोड़े को बाहर बांधा और तेजी से उस पते पर निकल पड़ा। वैद्य जी अपने घर में ही थे। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कुछ दवाइयां तैयार की और अर्जुन से कहा, ध्यान रहे, उन्हें आराम देना जरूरी है और खाने में नमक या खट्टी चीजें बिल्कुल न देना, तभी दवा असर करेगी। अर्जुन ने चुपचाप वो दवाइयां लीं और उन्हें पैसे दे दिए, वही पैसे जो उसे 1 दिन पहले मिले थे, जब उसने एक आदमी का बोझ उठाकर उसके घर पहुंचाया था। दवाइयां लेकर वह वापस झोपड़ी में आया, जहां बूढ़ा दर्द से कराह रहा था। उसने फौरन एक गोली दी और पास बैठ गया। अब तक अंधेरा हो चुका था। बूढ़े ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वहां एक चिराग है, जला दो। अर्जुन ने चिराग जलाया तो कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। बूढ़े ने अर्जुन को देखकर आभार भरी आंखों से देखा। उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, अगर आज ये लड़का ना मिलता तो शायद उसका अंत ही हो जाता। करीब 1 घंटे बाद बूढ़े का दर्द कम हो गया और वो थोड़ा आराम से लेट गया। फिर उसने कोने में रखे बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां आटा रखा है, चूल्हा भी है, जाकर अपने लिए रोटियां बना लो। अर्जुन ने चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और कुछ मोटी रोटियां सेंक लीं। साथ ही टमाटर और प्याज की चटनी भी बना ली। उसने बूढ़े को रोटियां दीं। एक रोटी बंदर के लिए रखी और बाज के पास भी कुछ टुकड़े रख दिए और उसके बाद खुद भी खाना शुरू किया। खाना खाते ही सबके शरीर में थोड़ी ताकत आई। सबने राहत महसूस की। बूढ़े ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा आज तू ना होता तो शायद मैं रास्ते में ही दम तोड़ देता। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बाबा जान बचाने वाला तो ईश्वर है, उसी ने वक्त पर मुझे आपके पास भेज दिया। मुझे भी रात गुजारने की जगह मिल गई, वरना न जाने कहां भटकता। बूढ़े ने उसकी बात सुनते हुए पूछा, बेटा तुम कहां के रहने वाले हो और यहां कैसे आए हो? अर्जुन की आंखें थोड़ा नम हो गईं। वो बोला, मैं पास के गांव में रहता हूं। मेरी मां को डाकुओं ने मार डाला, इसलिए गांव छोड़कर निकल पड़ा। अब यही कोई काम करूंगा और यहीं कहीं रहूंगा। यह सुनकर बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, तुम मेरे पास ही रहो बेटे, मैं तुम्हें बंदर का खेल सिखा दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है बाबा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। अर्जुन की आवाज में एक अपनापन था। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोला, बाबा जब मैं जंगल से लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक घोड़ा मिला और पास में ही एक तलवार भी मिली। तभी एक खतरनाक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे साथ एक वफादार कुत्ता था जिसने अपनी जान देकर मेरी जान बचा ली। मैंने तलवार से उस शेर को मार गिराया। उसका कटा हुआ सिर, वो तलवार और मेरे खून से सने कपड़े, सब कुछ मेरे पास हैं। बूढ़े बाबा ने यह सुना तो उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वो तुरंत बोले, बेटा ये सब चीजें मुझे दिखाओ।
अर्जुन बाहर गया और कपड़े, तलवार और शेर का सिर लाकर बाबा के सामने रख दिए। बाबा ने देखा और बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, बाबा, ऐसा क्यों? बाबा ने धीमी आवाज में बताया, इस राज्य का राजकुमार कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और वापस नहीं लौटा। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज ही महल से ऐलान हुआ था कि जो कोई भी राजकुमार के बारे में जानकारी देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा अंदाजा है कि ये घोड़ा, तलवार और कपड़े उसी राजकुमार के हैं। शायद शेर ने जंगल में उस पर हमला कर दिया और घोड़ा वहीं झाड़ियों में फंस गया जो तुम्हें मिला। बाबा ने आगे कहा, कल सुबह तुम ये सब चीजें राजा को दिखाना और सारी बातें ईमानदारी से बता देना। ये सुनकर अर्जुन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसे एक तरफ खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। पता नहीं राजा क्या क्या पूछेगा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए घबराने की बात नहीं है। रात हो गई थी। अर्जुन जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। अगली सुबह उठा, मुंह हाथ धोए और राजा के दरबार जाने की तैयारी करने लगा। बूढ़ा बाबा भी उसके साथ चल पड़ा, हाथ में तलवार, कपड़े, शेर का सिर और पीछे घोड़ा। महल पहुंचते ही बूढ़े ने दरबान से कहा, हमें राजकुमार के बारे में जरूरी खबर देनी है। यह सुनते ही राजा को सूचना दी गई। राजा जल्दी से बाहर आया और जैसे ही उसने घोड़े को देखा वो पहचान गया। कपड़े और तलवार को भी देखकर बोला, ये सब मेरे बेटे की चीजें हैं। फिर उसने बूढ़े से पूछा, ये सब तुम्हें कहां से मिले? बूढ़े बाबा बोले, महाराज, मुझे नहीं, इस लड़के को मिले हैं। राजा ने फिर अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, बेटा, ये सब तुम्हें कहां मिले? अर्जुन ने सारी बात बिल्कुल सच सच बता दी। शेर का हमला, कुत्ते का बलिदान, तलवार और घोड़ा, सब कुछ। राजा ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर तुरंत अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को बुलाकर अर्जुन के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। राजा बग्घी में बैठा और सैनिक घोड़ों पर सवार थे। अर्जुन सबको रास्ता दिखाते हुए उसी जगह ले गया जहां शेर ने हमला किया था। वहां अब भी शेर की लाश और मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। फिर वे उस जगह गए जहां घोड़ा झाड़ियों में फंसा मिला था और तलवार कपड़े थे। इसके बाद सैनिकों ने आसपास की झाड़ियों में राजकुमार की लाश खोजनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक सैनिक ने आवाज लगाई। सब उसी दिशा में दौड़े। एक बड़ी चट्टान के पीछे राजकुमार की लाश पड़ी थी। जगह जगह से शरीर गायब था, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। ये देखकर राजा की आंखें भर आईं। वह जोर से रोने लगा। सैनिकों ने लाश को कपड़े में लपेटा और सब शहर की ओर लौट पड़े। महल पहुंचते ही खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। राजकुमार अब नहीं रहा। महल में मातम छा गया। रानी ने जब बेटे की लाश देखी तो वो बेहोश हो गई। राजा की हालत भी बेकाबू थी। पूरा शहर दुख में डूब गया। बाजार बंद हो गए। हर गली में सन्नाटा था। लोग रो रहे थे और सिर्फ एक ही नाम सबकी जुबान पर था, राजकुमार। हकीम और वैद्य रानी और राजा की देखभाल में लगे थे। ये सब देखकर अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसके मन में चल रहा था, काश मैं ये खबर लेकर ना आता तो शायद महल की ये हालत ना होती। मन भारी था, दिल उदास। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस अपने झोपड़े की ओर चल पड़ा। शाम हो चुकी थी। जब वह वापस पहुंचा तो बाबा घायल बाज के पट्टी बांध रहे थे और बंदर एक कोने में बंधा बैठा था। बाबा ने अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? अर्जुन बोला, बाबा, सब कुछ बर्बाद हो गया। शहजादे की लाश मिल गई। राजा और रानी की हालत बहुत खराब है। पूरा शहर रो रहा है। महल में अब सिर्फ रोने और सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि यह खबर इतनी दर्दनाक साबित होगी तो शायद मैं ये बात वहां पहुंचाता ही नहीं, अर्जुन ने उदासी से कहा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तूने तो वही बताया जो तुझे मालूम था। जो होना था वो हो गया। अब तो बस ऊपर वाले से दुआ है कि सबको हिम्मत दे। चलो, अब मैंने रोटियां बना ली हैं, आकर खा लो। अर्जुन ने चुपचाप हाथ मुंह धोया और बाबा के साथ बैठकर रोटी खा ली।
बाज के जख्म अब कुछ हद तक ठीक हो चुके थे। बाबा ने फिर से मरहम लगाया और एक नई पट्टी बांध दी। अब तो बाज भी अर्जुन और बाबा से घुल मिल गया था। उस दिन बाबा भी काम पर नहीं गए। राजा ने जो इनाम देने की बात की थी वो भी अब तक नहीं मिला था, लेकिन अर्जुन को इनाम का लालच था ही कहां। खाना खाकर दोनों अपने झोपड़े में सो गए। अगली सुबह वो जल्दी उठे और खेल तमाशे की तैयारी शुरू कर दी। बाज और बंदर को साथ लिया और बाबा के साथ शहर की तरफ चल पड़े। पूरे दिन अलग अलग जगहों पर तमाशा दिखाया। कुछ पैसे मिले, थोड़े ताली, थोड़ी वाहवाही, और जब शाम ढली तो वो अपने छोटे से घर लौट आए। घर आकर अर्जुन ने अपने हाथों से सब्जी रोटी बनाई, बाबा के साथ बैठकर खाई और अपने दोनों जानवरों को भी पेट भर खिलाया। अब ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुबह निकलते, जगह जगह तमाशे दिखाते और शाम को वापस लौट आते। जो कुछ कमाते उसी में गुजारा करते। और हां, बाज अब उनकी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। बाबा ने उसे कुछ नई तरकीबें भी सिखा दी थीं, जैसे वो किसी चीज को पंजों में दबाकर उड़ता और फिर नाटकीय अंदाज में जमीन पर उतरता। उसकी वजह से अब उनका तमाशा ज्यादा मशहूर होने लगा था। भीड़ बढ़ने लगी और पैसे भी पहले से अच्छे मिलने लगे। अब तो बाबा ने अर्जुन को रस्सी पर चलने और दूर दूर तक फैले रस्से पर करतब दिखाने की कला भी सिखा दी थी। धीरे धीरे आमदनी भी बढ़ने लगी। कई बार बाबा ने अर्जुन से कहा, बेटा, एक बार चलकर देख तो आओ, राजा की हालत कैसी है, रानी को होश आया या नहीं। लेकिन अर्जुन हर बार मना कर देता, मुझे वहां अब नहीं जाना बाबा। अगर पुरस्कार चाहिए होता तो अब तक चला गया होता, लेकिन वहां तो खुद अफरा तफरी मची है, उन्हें पुरस्कार याद भी होगा क्या। इस तरह अर्जुन और बाबा की जिंदगी खेल तमाशों में बीतने लगी। देखते ही देखते 2 महीने निकल गए। अब तो ज्यादातर खेल अर्जुन ही दिखाता था। बाबा को वो एक किनारे बैठा देता ताकि उन्हें आराम मिले। फिर एक दिन जब वो तमाशा दिखाकर लौट रहे थे, बाबा के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। अर्जुन घबरा गया। किसी तरह बाबा को उठाकर झोपड़े तक लाया और चारपाई पर लिटा दिया। दवाइयां ढूंढने लगा, पर कुछ भी नहीं मिला। बाबा की हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द से तड़पते हुए वो जोर जोर से कराह रहे थे। अर्जुन ने उनके माथे पर पानी की पट्टी रखी और बोला, बाबा, मैं अभी दवा लेकर आता हूं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोले, बेटे, अब मेरा वक्त आ गया है। इस हालत में मुझे छोड़कर मत जाओ। कोई दवा, कोई वैद्य हकीम अब मुझे नहीं बचा सकता। ये झोपड़ी अब तुम्हारी है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। कभी किसी का बुरा मत सोचना और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। बाबा ने धीरे से बाज और बंदर की तरफ इशारा किया और बोले, इन जानवरों का ख्याल रखना बेटा। ये अब तुम्हारे अपने हैं। अपने खाने में से इनका भी हिस्सा निकालना। इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। इन्हें कभी दुख मत देना। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तूने मुझे एक बार जिंदगी दी थी, मुझे मौत से बचाया था। अब ये मेरा आखिरी सफर है, मैं जा रहा हूं। नहीं बाबा, नहीं। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसकी चीख के बीच ही बाबा की सांसें थम चुकी थीं। उनका शांत चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी लंबी यात्रा पर निकल चुके हों। अर्जुन उनकी ठंडी होती देह को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और वो मासूम जानवर, बाज और बंदर, वो भी किसी कोने में चुपचाप बैठे आंसू बहा रहे थे, जैसे उन्हें भी सब समझ आ रहा हो। अगली सुबह पड़ोसियों की मदद से अर्जुन ने बाबा की अंतिम क्रिया पूरी की। 2 दिन तक वो कहीं नहीं गया, न खेल दिखाने, न कमाई की फिक्र। बस अकेला बैठा रहा, शांत, टूटा हुआ सा। तीसरे दिन जब थोड़ा हौसला जुटाया तो बाज और बंदर को साथ लेकर वापस काम पर निकल पड़ा। अब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अकेले ही खेल दिखाता, पैसे कमाता, रोटी बनाता, जानवरों को भी खिलाता और थक कर चैन की नींद सो जाता। एक दिन जब वह शहर के बीचों बीच तमाशा दिखा रहा था, तभी कुछ सैनिक आए और ढोल बजाकर ऐलान करने लगे, मलका की तबीयत बहुत खराब है। राजकुमार की मौत की खबर के बाद उनकी हालत बिगड़ गई है। इलाज काम नहीं आ रहा। जो भी कोई जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लाकर देगा, उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर अर्जुन दिल बेचैन हो उठा।
रानी की हालत के लिए उसके मन में सहानुभूति जागी और साथ ही उसे यह भी लगा कि अगर राजकुमार की खबर उसने न पहुंचाई होती तो शायद ये सब न होता। वह सोचने लगा, ये कुंदन बूटी होती कैसी है और ये पहाड़ी कहाँ है। शाम को घर लौटकर जैसे रोज करता था, रोटी बनाई, खुद खाई और जानवरों को भी खिलाया। उसके झोपड़ी के पास ही एक बूढ़ा रहता था, रामू काका, करीब 80 साल की उम्र। कभी फौज में बहादुर सैनिक थे। अर्जुन अक्सर उनके पास बैठता और उनके किस्से सुनता। आज मन में सवाल लिए अर्जुन उनके घर गया और बोला, काका, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया हूं। और उसने सारी बात बता दी। रामू काका थोड़ा सोच में पड़ गए, फिर बोले, बेटा, वो पहाड़ी तो तूफानी नदी के पार है और वो नदी, उसकी रफ्तार ऐसी है कि ना कोई तैर कर पार कर सकता है, न नाव उसे पार कर सकती है। उसके आगे की पहाड़ी पर भयानक जहरीले जानवर रहते हैं, सांप, बिच्छू, अजगर, मगरमच्छ, और उस इलाके में अब तक जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन उसका दिल डगमगाया नहीं। काका आगे बोले, उस पहाड़ी की वादियों में छोटे छोटे पीले झाड़ होते हैं जिनमें सुनहरे रंग के फूल खिलते हैं। यही है कुंदन बूटी। ये फूल सिर्फ एक दिन के लिए खिलते हैं, अगले दिन झड़ जाते हैं। अगर पानी में रखें तो कुछ दिन टिके रहते हैं। ये बूटी बेहोशी और कमजोरी को ठीक कर सकती है, लेकिन इसे पाना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। अर्जुन ने धीमे से पूछा, काका, वो पहाड़ी किस दिशा में है? काका बोले, दक्षिण की ओर। एक दिन और एक रात का सफर तय करने के बाद लाल पत्थरों की एक पहाड़ी मिलेगी, जिसे लोग लाल पहाड़ी कहते हैं। उसके पूर्व में एक गहरी खाई है और खाई से नीचे उतरकर उत्तर की ओर बढ़ो तो एक घना मैदान आएगा। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और उसके बाद वह तूफानी नदी आती है। उसके पार ही वो जहरीली पहाड़ी है। अर्जुन ने काका की आंखों में देखा और मुस्कुराया। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने इतनी जानकारी दी। रामू काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, लेकिन बेटा, तू ये सब इतनी गहराई से क्यों पूछ रहा था? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, काका, रानी की हालत बहुत खराब है और उन्हें कुंदन बूटी की सख्त जरूरत है। मैं वहीं लाने का सोच रहा हूं। असल में मेरी दी हुई खबर से ही रानी को राजकुमार की मृत्यु का पता चला था और उसी वजह से वो बेहोश हो गई थीं। इसीलिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं ये बूटी लेकर रहूंगा। रामू काका की आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही गर्व भी। बोले, बहुत मुश्किल रास्ता है बेटा, शायद मुमकिन भी ना हो। पर अर्जुन की आंखों में एक अलग ही जिद थी। जो भी हो बाबा, मैं तो जाऊंगा ही, उसने कहा और उठकर घर की ओर चल दिया। रात को चारपाई पर लेटकर वह देर तक यही सोचता रहा कि आखिर कैसे उस तूफानी नदी को पार किया जाए, कैसे जहरीली पहाड़ियों तक पहुंचा जाए और कैसे वो कुंदन बूटी हासिल की जाए। सोचते सोचते उसका दिमाग थक गया और वह कब नींद में चला गया उसे पता भी ना चला। अगली सुबह वह उठा तो उसका ध्यान बाज की तरफ गया। मन में आया, काश ये समझदार होता तो उड़कर जा सकता और बूटी लेकर लौट आता। पर वह जानता था कि ये काम उसके जानवरों के बस का नहीं। वह बाज और बंदर को साथ लेकर घर से निकला और चलते चलते एक लोहार की दुकान के पास पहुंचा। देखा कि लोहार लोहे का बारीक तार बना रहा है। अर्जुन उसका काम बड़े ध्यान से देखने लगा और तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त तरकीब कौंध गई। उसने सोचा, अगर ऐसा बारीक और मजबूत तार तैयार किया जाए और उसे नदी के ऊपर से पहाड़ी तक बांध दिया जाए तो वह उस पर फिसल कर जा सकता है, जैसे बाबा ने उसे सिखाया था। सोचते हुए वह लोहार के पास गया। उसे प्रणाम करते हुए बोला, चाचा जी, एक काम है। एक ऐसा तार बना दीजिए जो बारीक हो, हल्का हो, लेकिन इतना मजबूत कि अगर मैं उस पर लटकूं तो भी ना टूटे। लोहार ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, हां बेटा, ऐसा तार तो बना सकता हूं, पर लंबा कितना चाहिए? करीब 200 गज, अर्जुन बोला। ठीक है, लोहार ने कहा, लेकिन दाम ज्यादा लगेंगे क्योंकि यह मजबूत लोहे से बनेगा। अर्जुन ने झट से कहा, कोई बात नहीं चाचा, आप जितना कहो मैं दूंगा, बस कल सुबह तक यह तैयार चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, एक जिंदगी का सवाल है। लोहार ने हामी भर दी। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगा, लेकिन 200 लगेंगे। अर्जुन ने कुछ पैसे दे दिए और कहा, बाकी पैसे मैं शाम को ला दूंगा। और हां चाचा, मेरे लिए एक जोड़ी जूते भी बना दीजिए।
और लोहे के ऐसे जूते जो पिंडली तक हों ताकि पैरों को नुकसान न पहुंचे। लोहार ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर उसके भी पैसे अलग लगेंगे। ठीक है चाचा, बस आप कल सुबह तक तैयार कर दीजिए। इतना कहकर अर्जुन वहां से सीधा राजमहल पहुंचा। वहां जाकर दरबान को कहा कि वह राजा साहब को खबर दे कि वह कुंदन बूटी लाने के लिए जहरीली पहाड़ियों की ओर निकलने वाला है। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो उसने अर्जुन को अंदर बुलवा लिया। जैसे ही अर्जुन सिपाही के साथ अंदर पहुंचा, राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में नमी आ गई। बोले, बेटा, तुझे देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। तू ही था ना जिसने उसकी निशानियां लाकर दी थीं, और मैंने तेरे लिए जो पुरस्कार घोषित किया था वो भी नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बेटे की मौत और रानी की हालत ने मुझे परेशान कर दिया था, इसलिए मैं भूल गया। माफ कर दे बेटा। राजा की आंखें भर आईं और वो धीरे से बोले, बेटा, तुमने जो किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। वो चीजें इत्तेफाक से मुझे मिलीं और मैंने उन्हें आपके पास पहुंचा दिया। लेकिन अगर मैं वो दुखद समाचार ना देता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। मलका की तबीयत खराब हुई, उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। अब मैं बस यही चाहता हूं कि कुंदन बूटी लाकर इस गलती की भरपाई कर सकूं। यही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अर्जुन की बातें सुनकर राजा कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, बेटा, वो जहरीली पहाड़ी बहुत खतरनाक है। मेरे राज्य के कई बहादुर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम तो अभी बच्चे हो, अपनी जान को इस खतरे में मत डालो और इस लक्ष्य से पीछे हट जाओ। मगर अर्जुन की आवाज में जुनून था। उसने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैंने एक तरकीब सोच ली है और उसी के जरिए मैं कुंदन बूटी ला सकता हूं। यह कहते हुए उसने बाज और बंदर की तरफ इशारा किया। राजा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ये नन्हे जानवर तुम्हारी क्या मदद कर पाएंगे। मैं फिर कहता हूं, बेटा, अपना इरादा छोड़ दो और जो पुरस्कार मैंने तय किया था वो लेकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। अर्जुन बोला, मुझे आपकी बातों से बेहद खुशी हुई, लेकिन रानी मां की बीमारी का जिम्मा मैं खुद पर लेता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रभु की कृपा से मुझे भरोसा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। राजा ने उसकी आंखों में झांका और फिर बोले, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 400 सिक्के दे दीजिए। राजा ने हैरानी से पूछा, हम तुम्हें 400 क्या 4000 सिक्के देने को तैयार हैं। लेकिन सुनो, अगर 4 दिन के अंदर तुम कुंदन बूटी लेकर हमारे पास नहीं लौटे तो हम मान लेंगे कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे, और अगर लौट आए लेकिन बूटी नहीं ला सके तो फिर हमारे राज्य से दूर चले जाना, क्योंकि तुम्हें देखकर हमें अपने बेटे की याद आ जाती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। राजा ने उसे सिक्के दे दिए। सिक्के मिलते ही अर्जुन लोहार के पास पहुंचा और अपनी योजना के अनुसार मजबूत स्टील का तार बनवाने लगा। उसने अपने नाप का लोहे का लंबा जूता और सीने के लिए लोहे की मजबूत जैकेट भी तैयार करवाई। इसके साथ साथ उसने 2 कांटेदार हुक भी बनवाए जिनसे वह तार पर लटक सके। धीरे धीरे शाम हो गई। अर्जुन ने लोहार को 50 रुपए दिए और पूरा सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान खरीदा ताकि यात्रा में दिक्कत ना हो। रात भर उसने हर चीज को अच्छे से तैयार किया और आराम से सो गया। अगली सुबह भोर 4 बजे उठा, जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सफर का पूरा सामान एक बड़े से थैले में रख लिया। फिर सीधे पहुंचा रामू काका के घर। काका उठ चुके थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, काका, मैं अब जहरीली पहाड़ी की ओर निकल रहा हूं। आप मेरी गैरहाजिरी में मेरे झोपड़े का ध्यान रखना। अर्जुन ने रामू काका से कहा, अगर मैं वापस ना लौटा और बाज या बंदर अकेले लौट आए तो समझ लीजिए कि मैं अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सका, और इन दोनों जानवरों का ध्यान रखना। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी वापस ना आए तो समझ जाना कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है। बस यही मेरी प्रार्थना है। विश्वास है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर रामू काका ने अर्जुन को गले लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हुए उसे मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा,
बिल्कुल भी चिंता न करना, भगवान तेरे साथ हैं। फिर उन्होंने उसे रास्ता अच्छी तरह समझा दिया। काका से विदा लेकर अर्जुन अपने घर लौटा। उसने अपना भारी सा थैला पीठ पर कसकर बांध लिया, जिसमें लोहे की मजबूत तारें, जंग से बचाने वाली छोटी कवच जैसी जरा और कांटों से भरा रस्सी नुमा लच्छा रखा था। खाने पीने का कुछ जरूरी सामान भी उसने साथ रखा। फिर अपने दो सबसे खास साथियों बाज और बंदर को साथ लिया और चल पड़ा उस पहाड़ी की तरफ जहां मौत भी घात लगाए बैठी थी और उम्मीद की किरण भी। बाज तो उसके साथ साथ आसमान में चक्कर काटता उड़ रहा था और बंदर इधर उधर कूदता फांदता चलता जा रहा था। बाज को जो हुनर कतब बाबा ने सिखाए थे, उनमें से एक ये भी था कि वो आसमान में उड़ते हुए अचानक नीचे झपट्टा मारता, बंदर को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेता और तेजी से ऊपर उड़ जाता। फिर कुछ ऊंचाई पर जाकर हवा में ही गोल गोल चक्कर काटता और धीरे से बंदर को नीचे उतार देता। ये करतब दोनों के बीच का खेल था और इस नजारे को जिसने भी देखा वो वाह वाह कर उठता। अर्जुन तेज तेज कदमों से सफर तय कर रहा था। उसका मन पूरी तरह उत्साहित था, पर अंदर से उसे डर भी लग रहा था, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। चलते चलते दोपहर हो गई। उसने थैले से थोड़ी सी खाने की चीजें निकालीं, खुद भी खाईं और अपने साथियों को भी खिलाया और सफर फिर से शुरू कर दिया। हर लम्हा अब कीमती था। अर्जुन जानता था कि राजा साहब ने उसे सिर्फ 4 दिन दिए हैं और अगर उसे सही समय पर लौटना है तो ये तभी संभव है जब 2 दिन में वो पहाड़ी तक पहुंचे और तीसरे दिन कुंदन बूटी लेकर लौटे। चौथे दिन हर हाल में उसे महल पहुंचना ही होगा। इस पूरे सफर में ना तो उसके पास कोई बड़ी सेना थी, ना ही कोई मदद करने वाला। बस था तो एक पक्का इरादा और आंखों में वो उम्मीद कि अगर वो रानी मां की बीमारी की वजह बना है तो अब वो खुद उस बीमारी की दवा भी लेकर लौटेगा। इस सोच के साथ अर्जुन हर परेशानी, हर खतरे से टकराने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर चुका था। अर्जुन तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। शाम होते होते वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां से उसे पहले पूरब की तरफ मुड़ना था और फिर उत्तर की ओर जाना था। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने बिना रुके पूरब की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो नीचे उतर आया। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो आज तूफानी नदी के करीब पहुंचकर ही आराम करेगा। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरा, उसने उत्तर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बंदर और बाज भी उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर थकान का जरा भी नामो निशान नहीं था। थोड़ी ही देर में रात का अंधेरा घिर आया, लेकिन किस्मत से पूरा चांद निकल आया था और उसकी दूधियां रोशनी चारों तरफ बिखर गई थी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद अर्जुन की नजर एक सफेद बहती हुई नदी पर पड़ी, जो पहाड़ियों के किनारे किनारे बह रही थी। यही थी तूफानी नदी। जैसे ही उसकी नजर नदी पर पड़ी, उसके अंदर एक नई जान सी आ गई। वो और तेज चलने लगा। आखिरकार 1 घंटे बाद वो एक खुले मैदान में पहुंच गया। उस मैदान के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और दूर कोने पर तूफानी नदी गुस्से में गरजती हुई बह रही थी। अर्जुन जैसे ही नदी के करीब पहुंचा, उसका शरीर निढाल हो गया था। वो नदी के किनारे बैठ गया, अपना थैला एक तरफ रखा और नरम घास पर ऐसे लेट गया जैसे सालों की थकान मिटा रहा हो। बंदर और बाज पास के पेड़ पर बैठकर अपने साथी की निगरानी करने लगे। अर्जुन इतना थक गया था कि जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे गहरी नींद आ गई। पूरी रात वो सुकून से सोता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो तरोताजा और तैयार महसूस कर रहा था। सारी थकान जैसे गायब हो चुकी थी। उसने नदी के ठंडे पानी से मुंह धोया, फिर अपने थैले के पास आकर कुछ खाने की चीजें निकालीं, पेट भरकर खाना खाया, पानी पिया और फिर अपना काम शुरू कर दिया। उसने लोहे की तार का गुच्छा निकाला और उसके एक सिरे पर कांटों का टुकड़ा मजबूती से बांध दिया। फिर उसने बाज को इशारा किया कि अब उड़ने का वक्त है। बाज ने झट से उस तार और कांटों के गुच्छे को पंजों में दबाया और बड़ी फुर्ती से उड़ता हुआ ऊपर आसमान में चला गया। अर्जुन और बंदर नीचे खड़े होकर उसे ऊपर जाते हुए देख रहे थे। फिर अर्जुन ने हाथ से इशारा किया और बाज नीचे आ गया। जहां उसे उतरना था वहीं उसने सामान नीचे रख दिया। अर्जुन ये देखना चाहता था कि बाज इतना वजन उठा भी सकता है या नहीं, लेकिन तार और कांटों का गुच्छा
बंदर के वजन से काफी हल्का था, इसलिए बाज के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने सामने उस पहाड़ी को ध्यान से देखा जो ठीक नदी के किनारे ही थी। ध्यान से देखने के बाद उसने उस हिस्से को चुना जहां पहाड़ी में कई गहरे दरारें और सुराख जैसे जगहें थीं। अर्जुन ने वो तार उठाया जिसके एक सिरे पर कांटों वाला गुच्छा बंधा हुआ था और उसे बाज के पंजों में पकड़ा दिया। फिर हाथ के इशारे से बाज को समझाया कि ये कांटों वाला हिस्सा उसे उड़ाकर नदी पार उस चट्टानी पहाड़ी में फंसाना है। बाज काफी समझदार था। अर्जुन के इशारे को अच्छे से समझने के बाद उसने फुर्ती से उड़ान भरी और हवा में झपटता हुआ तूफानी नदी को पार कर गया। फिर एकदम सटीक जगह पर जहां अर्जुन ने बताया था वो कांटों का गुच्छा चट्टानों के बीच छोड़ आया। अर्जुन ने वहीं से तार को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। गुच्छा थोड़ी दूर गया, फिर एक चट्टान की दरार में फंस गया। अर्जुन ने तार को जोर से खींचकर पक्का कर लिया कि अब वो हिलने वाला नहीं है। अब अर्जुन ने तार के दूसरे सिरे को पकड़ा और पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ की सबसे ऊंची और मजबूत डाली तक पहुंचा और वहां तार को कसकर बांध दिया। फिर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और अपनी सुरक्षा के लिए लोहे के जूते और जैकेट पहन ली। कमर में खंजर बांधा और एक छोटा लोटा भी कसकर बांध लिया जिसमें थोड़ा सा पानी और खास जड़ी बूटी थी जो जहर के असर को कम करने के लिए रखी गई थी। अब वो पूरी तरह तैयार था। अर्जुन ने फिर से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। फौलादी जैकेट पहनने की वजह से चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो किसी तरह उस डाली तक पहुंच ही गया जहां तार बंधा था। वहां पहुंचकर उसने एक मजबूत हैंडल वाला रॉड तार में फिट किया और दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर वो उस तार पर लटक गया। पेड़ का सिरा ऊंचा था और पहाड़ी की तरफ जाने वाला तार का सिरा नीचे, तो जैसे ही वो लटका उसकी स्पीड अपने आप तेज हो गई। वो एकदम से हवा में लहराता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब वो तूफानी नदी के ऊपर से गुजरा तो एक बार दिल जोर से धड़का, डर सा लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से फिसलता हुआ वो आखिरकार दूसरी तरफ जा पहुंचा और जोर से चट्टानों से जा टकराया। लेकिन वो जिरह पहने हुए था, इसलिए उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी। अर्जुन ने तुरंत उस तार को छोड़ दिया और एक सुराख में हाथ डालकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। बाज वहीं पास बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपने मालिक को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अर्जुन धीरे धीरे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगा और फिर जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचा, उसे चारों तरफ रेंगते हुए सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे। कुछ जानवर तो आवाज पाकर अपने बिलों में घुस गए, लेकिन कुछ ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। एक दो ने तो उसे काटने की भी कोशिश की, लेकिन उसके लोहे के जूतों की वजह से वो पूरी तरह सुरक्षित रहा। जब भी कोई जहरीला जानवर उसके पास आता तो अर्जुन अपने लोहे के जूतों से उसे कुचल देता। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली और हौसला दिख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। सांप बिच्छुओं की परवाह किए बिना अर्जुन उस रहस्यमयी कुंदन बूटी की तलाश में जुट गया। उसने जमीन को गौर से देखा, झाड़ियों में झांका और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों ने वो सुनहरी बूटी देखी जिसकी उसे तलाश थी। उसे देखते ही अर्जुन के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी जला दी हो। वो झुककर फूलों को तोड़ने लगा। तो 3 सुनहरे फूल थे जिन्हें उसने बड़े प्यार से लोटे में रख लिया। फिर कुछ दूरी पर एक और पौधा दिखा, उसमें भी 3-4 फूल थे। उन्हें भी तोड़कर लोटे में डाला। अब उसने बाज को इशारे से समझाया कि जहां भी ऐसे फूल दिखें लेकर आओ। बाज तुरंत उड़ गया और थोड़ी ही देर में 3-4 फूल और लेकर लौट आया। अर्जुन ने उन्हें भी लोटे में संभाल कर रखा और बाज को फिर से भेजा। लेकिन तभी एक बड़ा मोटा अजगर धीरे धीरे रेंगता हुआ पीछे से आया और अचानक अर्जुन के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन घबरा गया, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने लोटा एक ओर रखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अजगर बहुत ही ताकतवर था। उसने अर्जुन की दोनों टांगों को अपनी पकड़ में कस लिया और उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। तभी बाज लौट आया। उसने जैसे ही अपने मालिक को उस अजगर की गिरफ्त में देखा तो बिना सोचे समझे कुंदन बूटी को वहीं छोड़ दिया और झपटकर अजगर पर हमला करने लगा। लेकिन अजगर की खाल इतनी सख्त थी
कि बाज की चोंच का कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन ने फौरन बाज को आंखों पर वार करने का इशारा किया, और कमाल की बात यह थी कि पहली ही कोशिश में बाज की चोंच सीधे अजगर की एक आंख में जा लगी। खून बहने लगा। अजगर दर्द से बौखला गया और अर्जुन को जोर जोर से झटकने लगा, लेकिन बाज ने हार नहीं मानी। दूसरी आंख पर भी वार किया और अजगर अब पूरी तरह अंधा हो गया। कुछ ही देर में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। यही मौका था। अर्जुन ने कमर से खंजर निकाला और लगातार वार करता चला गया। खंजर की धार ने अजगर के शरीर को जगह जगह से चीर डाला और कुछ ही पलों में वो जहरीला राक्षस जमीन पर निढाल पड़ा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लोटा उठाया और देखा कि अब तक काफी बूटियां इकट्ठा हो चुकी थीं। उसने खंजर और लोटे को फिर से कमर से कसकर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, उसी पहाड़ी की तरफ जहां कांटों का लच्छा फंसा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने कांटे निकाल लिए और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। जब वो उस जगह पहुंच गया जहां पेड़ वाला सिरा अब नीचे की ओर था, उसने एक मजबूत जगह पर लच्छा फंसा दिया। गिरी को तार पर रखकर दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और तेजी से फिसलता हुआ वापस उसी पेड़ पर लौट आया। बाज भी हवा में उड़ता हुआ उसके साथ मैदान तक पहुंच गया। जब अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा तो उसका पुराना साथी बंदर वहीं बैठा था, सामान की रखवाली करता हुआ। अर्जुन अब ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। शाम होने लगी थी। उसने थैले पीठ पर कसकर बांधे, लौटा हाथ में लिया और कुंदन बूटी को लेकर शहर की तरफ तेज कदमों से रवाना हो गया। थकान से निढाल अर्जुन जैसे तैसे चलता हुआ लाल पहाड़ी तक पहुंचा, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद उसके शरीर में जान तक नहीं बची थी। उसने तय किया कि रात का सफर न करके यहीं किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाए। वो एक चट्टान के पास झाड़ियों की ओट में लेट गया और थोड़ी ही देर में नींद की गहरी आगोश में चला गया। सुबह हुई तो अचानक किसी चीज के गिरने या खड़कने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। आंखें खोलीं तो सामने दो अजनबी खड़े थे। दोनों के चेहरे सख्त, आंखों में शंका और आवाज में आदेश। उनमें से एक ने गुर्राते हुए पूछा, ओ छोकरे, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये लोग डाकू हैं और शायद यहीं पहाड़ी इलाके में रहते होंगे। उसने खुद को संभालते हुए बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, सफर करते करते रात हो गई तो यहीं सो गया। डाकू ने शक भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, अच्छा चल अब अपना थैला खोल, दिखा इसमें क्या क्या है। उसने धीरे धीरे अपना थैला खोला और उसमें से सामान निकालकर सामने रख दिया। कुछ सूखा खाना, एक चादर और एक लोटा। तभी एक डाकू की नजर सीधे उस लोटे पर पड़ी जिसमें कुंदन बूटी रखी थी। उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, इस लोटे में क्या है? अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि अगर इनकी नजर इस बूटी पर पड़ी तो ये छीन लेंगे और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसने हड़बड़ाकर कहा, इसमें कुछ नहीं है, बस पीने का पानी है, रात में रखा था। डाकू ने ललचाई नजरों से कहा, लौटा इधर दे। अर्जुन ने लौटा देने से मना किया, लेकिन दूसरे डाकू ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से लोटा छीन लिया। उन्होंने जैसे ही लोटा खोला, उसमें चमकते हुए सुनहरे फूल देखकर दोनों चौंक गए। उनमें से एक ने पहचानते हुए कहा, अरे ये तो कुंदन बूटी है, अगर इसे राजा तक ले जाएं तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दूसरा बोला, अबे कहीं से भी मिली हो, लेकिन इनाम तो हमें ही मिलेगा, चल इसे लेकर चलते हैं दरबार। अर्जुन समझ गया कि अब कुछ करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ छिन जाएगा। मौका देखकर उसने चुपचाप कमर से खंजर निकाला और तेजी से एक डाकू पर झपट पड़ा। लेकिन दूसरा डाकू चौकन्ना था। उसने बीच में आकर अर्जुन को धक्का दे दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। एक जोरदार मुक्का अर्जुन के पेट पर पड़ा और वो दर्द से तड़प उठा। खंजर उसके हाथ से छूट गया और वहीं गिर पड़ा। अर्जुन के सिर पर भी जोर से चोट लगी थी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। पास ही पड़ा एक पत्थर उसने उठाया और गुस्से में तमतमाता हुआ एक डाकू के माथे पर दे मारा। पत्थर सीधा जाकर टकराया और खून बहने लगा। तभी दूसरा डाकू पीछे से आया और अर्जुन को 2-3 घूंसे और एक लात मार दी। वह गिर पड़ा और दर्द से कराह उठा। डाकू ने अपने घायल साथी को देखा और कहा, चल जल्दी, इससे पहले कि कोई और हमारे पीछे आ जाए और इनाम में हिस्सा मांगने लगे।
दोनों ने लौटे को कसकर पकड़ा और जंगल की ओर भाग गए। उधर जमीन पर गिरा अर्जुन बेहाल पड़ा था, आंखों में मायूसी और दिल में एक ही बात, इतनी मेहनत से जो कुंदन बूटी पाई थी वो एक पल में छिन गई। तभी पेड़ से बाज और बंदर उतरकर उसके पास आए। अर्जुन ने आंखों से ही इशारा किया, जैसे कह रहा हो, दोस्तों कुछ करो, उस लोटे को वापस लाओ। और जैसे ही उन्हें इशारा मिला वो दोनों बिना देर किए मिशन पर निकल पड़े। सामने दूर डाकू अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल रहे थे, लेकिन बाज की तेज नजर उन पर टिकी हुई थी। अगले ही पल बाज ने झपट्टा मारा। उसकी सख्त चोंच सीधे उस डाकू की खोपड़ी पर जा लगी जिसके हाथ में लोटा था। डाकू के सिर से खून बहने लगा। वो चीख पड़ा और जैसे ही ऊपर देखा बाज ने फिर से वार कर दिया। अब डाकू ने दोनों हाथ सिर की तरफ उठाए, जिससे घोड़े की लगाम छूट गई। घोड़ा बेकाबू होकर भागा और डाकू धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से लोटा भी छूट गया, लेकिन सौभाग्य से उसका ढक्कन बंद था। न बूटी गिरी न पानी। दूसरा डाकू झट से घोड़ा रोककर नीचे उतरा और लोटे की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बंदर भी वहां पहुंच चुका था। बिजली जैसी फुर्ती से उसने छलांग लगाई और लोटा उठाकर एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा। डाकू हैरान परेशान चट्टान के नीचे से लोटा छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी बाज फिर से आ गया। वो अब डाकुओं के घोड़ों पर वार करने लगा। कभी एक की टांग पर चोंच मारता, कभी दूसरे के। घोड़े बौखला गए और दौड़ पड़े, जैसे डर के मारे जान बचा रहे हों। जब घोड़े बहुत दूर भाग गए तब बाज वापस लौट आया और देखा कि बंदर आराम से चट्टान पर बैठा है और नीचे डाकू दोनों लोटे के पीछे आपस में उलझने लगे हैं। जख्मी डाकू जो पहले गिरा था धीरे धीरे चलता हुआ चट्टान के पास पहुंचा। दूसरा डाकू जो अब भी लोटे के पीछे था पहले तो उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। न जाने क्या सोचकर बोला, चल तू नीचे बैठ जा, मैं तेरे कंधे पर चढ़कर लौटा ले आता हूं। जख्मी डाकू ने सर हिलाया और नीचे बैठ गया। दूसरा डाकू उसके कंधे पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही नीचे वाला डाकू थोड़ा खड़ा हुआ बाज ने ऊपर से सीधा हमला किया। उसकी चोंच की चोट से वो चीख पड़ा और दोनों डाकू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ऊपर वाला मुंह के बल गिरा, उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने सोचा कि नीचे वाले ने उसे जानबूझकर गिराया है। गुस्से में पागल होकर वो जख्मी डाकू पर टूट पड़ा, लातों से मारने लगा। जख्मी डाकू दर्द में कराहते हुए चिल्लाया, अरे भाई, मैंने तुझे जानबूझकर थोड़ी गिराया, खुद संभल नहीं पाया और मुझे ही मार रहा है। उसने डाकुओं की तरफ इशारा किया और कहा, इसी ने मेरी खोपड़ी तोड़ दी थी। दोनों डाकू एकटक बाज को देखने लगे और उसी दौरान बंदर धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरा। वो सीधे उस डाकू के पास पहुंचा जिसकी नाक पहले ही घायल थी और जोरदार थप्पड़ मारकर फिर से चट्टान पर जा बैठा। डाकू दर्द से चिल्ला उठा, अरे, इस बंदर ने मेरी नाक काट डाली। वो तिल मिलाकर बंदर की तरफ दौड़ा और उसके पीछे पीछे दूसरा डाकू भी भागा। तभी ऊपर से बाज ने एक और हमला कर दिया। इस बार फिर से उसी घायल डाकू की खोपड़ी पर जोरदार चोंच मारी। डाकू दर्द से कराहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोनों डाकू हड़बड़ाकर वहां से भाग निकले। अब जब मैदान दुश्मनों से खाली हो गया तो बाज ने उड़कर लौटे को अपने पंजों में थाम लिया और अर्जुन की ओर रवाना हो गया। बंदर भी फुर्ती से छलांग लगाता हुआ अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने जैसे ही लौटा देखा उसे राहत महसूस हुई। उसे कुछ राहत मिली कि उसके दोस्त लौट आए और डाकुओं को भगा दिया, लेकिन इन झमेलों में उसका करीब 3 घंटे का वक्त बर्बाद हो चुका था। आज तीसरा दिन था और उसे अगली सुबह राजा साहब तक यह बूटी पहुंचानी थी। अब वक्त नहीं था। अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाए। कुछ दूर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी तो वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में एक झरना बह रहा था। अर्जुन ने झरने पर जाकर हाथ मुंह धोया, फिर थैले से खाने का सामान निकाला और कुछ खा लिया। खाना खाने के बाद वह फिर से झरने के पास गया, पानी पिया और वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर झरने के उस पार पड़ी। एक आदमी बाल्टी में पानी भरकर कहीं ले जा रहा था। अर्जुन चौंका। इस वीराने में कोई पानी लेकर कहां जा रहा है? उसके मन में जिज्ञासा जागी और वो धीरे धीरे उस आदमी का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी एक बड़ी चट्टान के बीचों बीच बनी गुफा में घुस गया। अर्जुन ने जैसे ही गुफा के अंदर झांका
तो उसकी आंखें चौंधियां गईं। अंदर कई डाकू लेटे हुए थे। यह देख वो फौरन मुड़ा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि सामने से एक डरावनी शक्ल वाला डाकू आ गया। उसने अर्जुन को दबोच लिया और गुफा के अंदर ले जाकर अपने सरदार से बोला, सरदार, यह लड़का सुरंग से वापस आ रहा था, पता नहीं कैसे यहां पहुंच गया। डाकू का सरदार गुस्से में दहाड़ा, अबे तू कौन है, यहां कैसे आया? अर्जुन ने घबराकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया इसलिए इधर आ गया। एक डाकू बोला, सरदार, ये तो जासूस लगता है हमारे अड्डे की खबर लेने आया था। और याद करो, हमारे दो साथी चतुर सिंह और शेर सिंह सुबह से बाहर गए थे और अभी तक नहीं लौटे। हो सकता है इसी ने उन्हें पकड़वा दिया हो। यह सुनते ही सरदार का गुस्सा और भड़क उठा। उसने तुरंत हुक्म दिया, इसे बांध दो। एक डाकू ने रस्सी से अर्जुन को कसकर बांध दिया और उससे पूछताछ करने लगे, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। तभी सरदार ने पीछे से आए एक और डाकू से पूछा, चंद्रगढ़ से क्या खबर है? डाकू बोला, सरदार, चंद्रगढ़ के जमींदार की बेटी की आज शादी है और दहेज में लाखों के गहने और सामान मिलने वाला है। बारात आ चुकी है और शाम को वापस रवाना होगी। अगर अभी हमला कर दिया जाए तो सारा माल हाथ आ सकता है। यह सुनते ही सरदार की आंखें लालच से चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। जैसे ही डाकू सरदार को चंद्रगढ़ मने शादी की खबर मिली, उसने तुरंत अपने सारे साथियों को तैयार होने का हुक्म दे दिया। सबने फटाफट अपनी तलवारें, भाले और घोड़े संभाले और एक एक कर गुफा से बाहर निकलने लगे। जाते जाते सरदार अर्जुन के पास आया, उसकी ओर झुककर बोला, शाम तक लौटूंगा। अगर तब तक तूने सब सच सच बता दिया तो ठीक है, वरना तेरी एक एक हड्डी तोड़कर जंगल के जानवरों को खिला देंगे। ये कहकर वह डरावनी हंसी हंसते हुए बाहर निकल गया। उधर अर्जुन अब भी जमीन पर पड़ा था, हाथ पैर बंधे हुए, आंखों में बेबसी और दिल में बेचैनी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि न तो भाग सकता है न कुछ कर सकता है। उसी वक्त गुफा के बाहर कुंदन बूटी का लोटा लिए बंदर और बांस दोनों बैठे हुए थे। काफी देर बीत चुकी थी पर अर्जुन लौटा नहीं। बंदर बेचैन होकर उठा और उसी दिशा में चल पड़ा जहां अर्जुन गया था। बाज ने यह देखा तो उसने भी लौटे को पंजों में दबाया और उड़ता हुआ बंदर के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों गुफा के अंदर पहुंच गए और अर्जुन को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बंदर ने जल्दी से उसकी रस्सियां काट दीं। जैसे ही हाथ पैर खुले, अर्जुन झट से खड़ा हुआ और बाहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर गुफा के मुहाने पर गई। एक परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही थी। अर्जुन फौरन पलटा, एक तलवार उठाई और गुफा के किनारे एक पत्थर की चट्टान के पीछे बंदर और बाज के साथ खड़ा हो गया। ये वही डाकू था जिसने लाल पहाड़ी पर लूटपाट की थी और जिसे बंदर और बाज ने मिलकर बेहोश कर दिया था। अब वो होश में आकर गुफा में लौटा था, मगर यहां आकर उसे एक भी साथी नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा जहां अर्जुन छुपा हुआ था। आज अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तलवार पर और कसकर पकड़ बना ली। सोच लिया अगर यह उधर आया तो वार करने में देर नहीं करेगा। तभी उस डाकू की नजर लोहे के एक बड़े संदूक पर पड़ी जो एक चट्टान के पास रखा था। वो धीरे से उस तक पहुंचा। ताले को देखा, मजबूत था, लेकिन वहीं पास में पड़ी लोहे की रॉड से उसने ताला तोड़ डाला। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से सोने चांदी के जेवर, चमकते सिक्के और रंग बिरंगे रत्न बाहर झांकने लगे। डाकू ने जल्दी से एक खाली बोरी उठाई और एक एक कर सारे गहने उसमें भरने लगा। अर्जुन चुपचाप अंधेरे में खड़ा ये सब देख रहा था और तभी उसकी नजर उन चूड़ियों पर पड़ी जो उसकी मां की थीं। उसे एक झटका सा लगा। जैसे ही वो चूड़ियां देखीं, उसकी आंखें नम हो गईं। मां का चेहरा, उनकी मुस्कान और वो काली चूड़ियां जो हमेशा उनके हाथ में रहती थीं, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। अर्जुन को अब यकीन हो गया था यही वो डाकू थे जिन्होंने उसकी मां को मार डाला था। अर्जुन की आंखों में जैसे आग सी भड़क उठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथों में गुस्से से कांपती तलवार लिए वो चट्टान के पीछे से कूदकर सीधे डाकू पर टूट पड़ा। लेकिन डाकू भी चालाक था। उसने अर्जुन को आते देख लिया था और फुर्ती से एक तरफ झुक गया। अर्जुन की तलवार सीधी लोहे की पेटी से जा टकराई।
इसी बीच डाकू ने वो लोहे की सलाख उठा ली जिससे उसने ताला तोड़ा था। अर्जुन अभी संभल ही रहा था कि डाकू ने सलाख को घुमाया और उसकी तलवार पर दे मारी। तलवार अर्जुन के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब जान बचाने के लिए अर्जुन लोहे की पेटी की तरफ भागा, लेकिन डाकू का अगला वार उसके सिर पर पड़ने ही वाला था। तभी बाज ने आसमान से झपट्टा मारा और डाकू के हाथ पर अपनी तेज चोंच से वार कर दिया। उसकी सलाख जमीन पर गिर गई। अगले ही पल बंदर ने छलांग लगाई और डाकू की नाक पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। बाज और बंदर को सामने देखकर डाकू डर के मारे घबरा गया और अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। इसी बीच अर्जुन ने तेजी से सलाख उठाई और पूरी ताकत से डाकू के सिर पर दे मारी। डाकू पक्के फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। अर्जुन ने तुरंत संदूक खोला। वो दोनों सोने की चूड़ियां उठाईं, जिन्हें देखते ही उसकी मां की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने वो चूड़ियां अपनी आंखों से लगाया और जेब में रख लीं। फिर सारे जेवरात थैले में भरकर अच्छे से बांध लिए। कुंदन बूटी का लौटा कमर में कस लिया और तेजी से गुफा के बाहर निकल गया। गुफा से बाहर आकर अर्जुन उसी जगह पहुंचा जहां उसका थैला रखा था। आज तीसरा दिन खत्म हो रहा था और कल सुबह उसे राजा के दरबार में हर हाल में पहुंचना था। लेकिन जब से उसे यह पता चला था कि उसी डाकू गिरोह ने उसकी मां की जान ली है, उसके दिल में बदला लेने की आग सुलगने लगी थी। जैसे ही वह शहर की ओर चलने लगा, रास्ते में घोड़ों के खुरों के निशान देखकर समझ गया कि डाकू जमींदार को लूटने गए थे और वापस इसी रास्ते से आने वाले हैं। सोचते सोचते जब वह काफी दूर निकल गया तो एक घना जंगल आ गया। वहां ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं, जिनके बीच से एक संकरा रास्ता गुजरता था। यही वो जगह थी जहां उसे बदला लेने की तरकीब समझ में आ गई। उसने थैले से लोहे के तार निकाले और उन्हें मोड़कर दो मजबूत पेड़ों के बीच इस तरह बांध दिए कि कोई देख न सके। जो भी वहां से गुजरे वो तार में उलझ कर गिर पड़े। फिर उसने आसपास से ढेर सारे पत्थर इकट्ठा किए और रास्ते में बिखेर दिए ताकि गिरने वालों को चोट लगे। सब कुछ सेट करने के बाद वो एक घनी झाड़ी में छुपकर बैठ गया। डाकुओं की वापसी का इंतजार करने लगा। रात के सन्नाटे में कुछ देर बाद घोड़ों की टापों सुनाई दी। डाकू लूटपाट कर मस्त होकर लौट रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए मौत का जाल बिछ चुका है। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचे, अंधेरे और बेख्याली में किसी को तार नजर नहीं आया। सब एक एक कर उस फंदे में फंस गए। उनके घोड़े तार में उलझे और सीधे पत्थरों से टकरा गए। कुछ डाकू वहीं बेहोश हो गए और जो होश में थे वो इतनी बुरी तरह घायल थे कि उठ भी नहीं सके। अर्जुन झाड़ियों में छिपकर बस उसी पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही सारे डाकू उसके बिछाए जाल में फंसकर जमीन पर गिरे, वो बिजली की तरह बाहर निकला और बिना वक्त गंवाए उनके हाथ पैर मजबूती से बांध दिए। जो बेहोश नहीं थे उनके गले को दबाकर उन्हें भी कुछ देर के लिए बेसुध कर दिया ताकि कोई उठ ना पाए। इसके बाद अर्जुन ने एक ऐसा घोड़ा चुना जिसे सबसे कम चोट लगी थी और जो सबसे तेज और ताकतवर लग रहा था। उसने सारे हीरे जवाहरात से भरा थैला उस घोड़े पर रखा। अपने दोनों साथियों बाज और बंदर के साथ उस पर सवार हुआ और पूरे जोश के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। सूरज निकलते निकलते वह सीधा राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरबान ने जब राजा को यह खबर दी कि अर्जुन कुंदन बूटी लेकर वापस आ गया है, तो राजा खुशी और बेचैनी से उछल पड़ा। उसने तुरंत अर्जुन को भीतर बुलवाया। सबसे पहले उसने राजा को वो लौटा दी जिसमें कुंदन बूटी रखी थी और कहा, महाराज, ये रही वो जादुई दवाई जो रानी मां को ठीक कर सकती है। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी डाकुओं से हुई भिड़ंत की पूरी कहानी सुनाई और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, उन डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए तुरंत सिपाही भेजिए। वो इस वक्त वहीं झाड़ियों के पास बेसुध पड़े हैं। राजा ने फौरन अपने सबसे राजवैद्य को बुलवाया और उसे कुंदन बूटी रानी के इलाज के लिए सौंप दी। साथ ही अर्जुन के बताए रास्ते पर सैकड़ों सैनिक रवाना कर दिए गए। महल में जहां लोग देर तक सोने के आदी थे, आज कुंदन बूटी की खबर ने सबको जगा दिया। सब लोग अर्जुन को देखने इकट्ठा हो गए। कोई उसकी तारीफ कर रहा था, कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुन रहा था। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अर्जुन ने डाकुओं से मुठभेड़ और गुफा से मिले खजाने की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई।
फिर उसने वो सारे जेवर और कीमती चीजें राजा के सामने रख दीं जो गुफा से मिली थीं। उन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत और कीमती खंजर भी था, जिस पर राजा की नजर जैसे ही पड़ी उन्होंने उसे हाथ में उठा लिया और गौर से देखने लगे। बार बार उसे चूमते और कमरे में बेचैनी से टहलने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान थे, फिर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा अचानक इतने परेशान क्यों हो गए। शाम को दरबार दोबारा लगा और तब तक सारे डाकू भी गिरफ्तार करके दरबार में पेश किए जा चुके थे। राजा ने जब वो खंजर और हार डाकुओं के सरदार को दिखाया तो वह डर के मारे कांपने लगा। राजा ने सख्ती से पूछा, ये दोनों चीजें तुम्हारे पास कहां से आईं? डाकू सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज, करीब 2 महीने पहले की बात है। हम रामनगर में डाका डालने जा रहे थे। रास्ते में जंगल में हमें राजकुमार अकेले मिल गए। उन्होंने हमें देखते ही तलवार निकाली और हम पर हमला कर दिया। हमने भी मुकाबला किया और राजकुमार उस लड़ाई में मारे गए। हमने उनका ये खंजर और हार उठा लिया और आगे रामनगर चले गए। वहीं पर इस लड़के की मां ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे एक साथी ने गुस्से में आकर उन्हें मार डाला। उनकी चूड़ियां भी उतार लीं जो इस लड़के के पास हैं। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत मंच पर खड़े होकर ऐलान किया, सुनो राज्य के लोगों, ये डाकू न सिर्फ अमीरों के बल्कि हर आम इंसान के दुश्मन हैं। अर्जुन की मां ने इनका क्या बिगाड़ा था? सिर्फ उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की और उसे जान से मार दिया। हमारा राजकुमार बेटा जो अकेले जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें भी इन दरिंदों ने मार डाला। न जाने कितने मासूमों का खून इन लोगों के हाथों लगा है। इसलिए आज इस खुले दरबार में ऐलान किया जाता है, इन सभी डाकुओं को तुरंत सजाए मौत दी जाए, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा करने की कोई हिम्मत ना करे। राजा ने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए भावुक स्वर में बोले, इस बहादुर नौजवान की वजह से हमें हमारे बेटे उम्मेद की आखिरी निशानियां और उसकी बाएंडी मिली है। रानी साहिबा ने जब अपने बेटे का चेहरा देखा तो सदमे में बेहोश हो गई थीं। वैद्य ने कहा, इन्हें होश में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुंदन बूटी का रस। इस बूटी को पाना आसान नहीं था, पर इस बच्चे ने अपनी जान दांव पर लगाकर न सिर्फ बूटी लाई, बल्कि जिन डाकुओं ने हमारे बेटे को मारा उन्हें भी पकड़वाया। राजा की आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, हम इसके साहस, सच्चाई और नेक दिल इंसानियत को प्रणाम करते हैं। और एक खास बात, इसका नाम अर्जुन है और हमारे बेटे का नाम था अर्चित। आज से हम इसे अपने बेटे का नाम और हक दोनों देते हैं। यह अब सिर्फ अर्जुन नहीं, हमारा बेटा अर्चित है। राजा की आंखें नम थीं। फिर वो बोले, ना सिर्फ इसका नाम बल्कि इसकी सूरत भी हमारे बेटे से मिलती है। इसलिए आज से इसकी शिक्षा और परवरिश राजसी तरीके से होगी, और जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊं तो मेरी राजगद्दी पर यही बैठेगा। यह सुनते ही दरबार में जैसे उल्लास सा छा गया। फिर राजा ने अपने पास की खाली कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा, आओ बेटा, आज से ये तुम्हारी जगह है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप जाकर उस राजसी कुर्सी पर बैठ गया। तभी महामंत्री खड़े हुए और दरबार खत्म करने की घोषणा करने ही वाले थे कि अचानक एक बग्घी महल के सामने आकर रुकी। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। बग्घी का दरवाजा खुला और रानी साहिबा नीचे उतरी। रानी साहिबा सीधी अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में ममता का समंदर। वो कांपती आवाज में बोली, अर्चित, मेरे लाल, तू हमें छोड़कर कहां चला गया था? अब वादा कर, तू हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इतना कहते ही उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन भी खुद को रोक न सका, वह भी फूट फूट कर रो पड़ा, नहीं अम्मा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। दोनों मां बेटे की तरह लिपटकर रोते रहे और दरबार में बैठे लोगों की आंखें भी भर आईं। राजा ने आगे बढ़कर दोनों को अलग किया। फिर महामंत्री ने खड़े होकर ऐलान किया, इस खास मौके पर राजा साहब का आदेश है, अगले 3 दिन राज्य में कोई चूल्हा नहीं जलेगा। अमीर गरीब सबको दावत दी जाएगी। पूरा दरबार राजकुमार अर्जुन जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जब भीड़ छंटने लगी, लोग मुस्कुराते चेहरों और भरे दिलों के साथ
अपने अपने घर लौटने लगे। फिर राजा, रानी और अर्जुन एक ही बग्घी में सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। बग्घी के पीछे वो बंदर दौड़ रहा था जो शुरुआत से अर्जुन के साथ था, और बग्घी की छत पर बैठा था वो बाज जो उसका सच्चा साथी था। दोनों जानवर जैसे अर्जुन की खुशियों में शामिल थे, और इस तरह अर्जुन की जिंदगी, जो कभी एक मामूली लड़के की तरह शुरू हुई थी, अब राजसी ठाट बाट के बीच बसने लगी। मगर दिल में वही पुराना अर्जुन था, सच्चा, साहसी और सबका अपना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ।